बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 6, जिसका हमारे पास टाइटल है केमिकल एनर्जेटिक्स। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोकेमिस्ट्री से इसका डाटा लिया गया है, काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे। तो वन बाई वन इंशाल्लाह हम साथ साथ मार्क भी करते जाएंगे। तो पहले केमिकल एनर्जेटिक्स के इंट्रोडक्शन को हम देखते हैं। केमिकल एनर्जेटिक्स, यहाँ पे जो वर्ड है एनर्जेटिक्स, इसका मतलब होता है एनर्जी चेंजेस। जब भी कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा उस दौरान एनर्जी चेंजेस होंगे। एनर्जी या तो अब्जॉर्ब होगी या इवॉल्व होगी। उस ओवरऑल जो एनर्जी चेंज है उनको हम नाम क्या देंगे, केमिकल एनर्जेटिक्स का। बेसिकली केमिकल एनर्जेटिक्स को हम केमिस्ट्री के एक ब्रांच में स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज थर्मोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर में जहाँ भी थर्म का वर्ड आप यूज करेंगे, थर्म का मतलब होगा हीट। तो इट्स मीन वी आर गोइंग टू स्टडी दैट केमिस्ट्री इन विच हीट इज इवॉल्व और अब्जॉर्ब। या फिर ऐसा कह लें आप कि हम वो वाली केमिस्ट्री पढ़ेंगे जिसमें हीट जो है वो आके इन्वॉल्व होती है। तो इसको हम प्रॉपरली डिफाइन कैसे करेंगे? Thermochemistry can be defined as the study of the quantity of heat, energy absorbed or evolved during physical or chemical change। कहीं पे भी कोई फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, उसके दौरान जो हीट एनर्जी चाहे अब्जॉर्ब हो चाहे इवॉल्व हो, उस क्वांटिटी को स्टडी करना, ओवरऑल उस रिएक्शन को स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड एज थर्मोकेमिस्ट्री। यानी कि कितनी हीट की क्वांटिटी अब्जॉर्ब हुई है, कितनी इवॉल्व हुई है, उस स्टडी को हम क्या नाम देंगे, थर्मोकेमिस्ट्री का। टॉपिक हमारा 6.1 है इंथैल्पी चेंज पे, और 6.2 जो है वो हमने एक दो ग्राफ्स को उसमें डिस्कस करना है। तो इस लेक्चर में हम फर्स्ट टू टॉपिक्स को कवर करने लगे इंशाल्लाह। तो अगर हम बात करते हैं इंथैल्पी चेंज की, तो पहले हमें इसकी डेफिनेशन याद करनी है इंथैल्पी चेंज की। यहाँ पे इंथैल्पी हीट कंटेंट कहते हैं। ओवरऑल अगर आप कहो कि द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी। ये बड़ी इसकी आसान सी डेफिनेशन है। किसी भी सिस्टम की टोटल हीट कंटेंट को अगर देखा जाए तो उसे उसकी एंथैल्पी कहते हैं। यहाँ पे वर्ड है एंथैल्पी चेंज, जिसे हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करेंगे। एंथैल्पी के लिए जो लेटर यूज किया जाता है वो केमिस्ट्री में वो है कैपिटल एच। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल पोटेंशियल एनर्जीज एंड काइनेटिक एनर्जीज ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एज एंथैल्पी। किसी भी सिस्टम में दो तरह की एनर्जी पॉसिबल हो सकती हैं, वो है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों का अगर हम सम ले लेते हैं तो हमारे पास टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम आ जाएगा, जिस सिस्टम को हम स्टडी कर रहे हैं, और उस हीट कंटेंट को हम नाम क्या देंगे, एंथैल्पी का। और अगर डेल्टा एच साइन लगे तो इसका मतलब हम एंथैल्पी चेंज को स्टडी कर रहे हैं। और इसको हम फाइंड कैसे करते हैं? अगर हमें एंथैल्पी की डेफिनेशन आएगी, हम ये डेफिनेशन लिख देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि एंथैल्पी चेंज को फाइंड कैसे करते हैं, तो उसके लिए आप जब भी किसी केमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हो तो उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं। तो हमने क्या करना है, उस रिएक्शन के एंथैल्पी कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट्स में से एंथैल्पी कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट्स को जब अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारे पास उस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज आ जाएगा कि उस रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज दरअसल कितना हुआ है। अब हमारे पास इस एनर्जी के चेन को देखते हुए, एंथैल्पी के चेन को देखते हुए दो तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपके पास एक्सोथर्मिक और दूसरा क्या है हमारे पास, एंडोथर्मिक। समटाइम दोनों में डिफर जो है, दोनों का जो डिफरेंस है वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पहले वर्ड्स को समझते हैं। ये जो वर्ड है यहाँ पे एक्सोथर्मिक, इसमें जो एक्सो है, एक्सो का मतलब होता है एक्सिट, आउटसाइड। एक्सिट बाहर की तरफ होता है तो आउटसाइड। थर्म का मतलब मैंने आप लोगों को बताया, थर्म का मतलब होता है थर्म का मतलब होगा हीट। और ये जो आई सी एंड पे लगा हुआ है इसका मतलब होता है प्रोसेस। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट आउटसाइड सिस्टम जाती है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम प्रॉपरली डिफाइन करेंगे, अ रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, या फिर आप इसको रिलीज भी लिख सकते हो, फ्रॉम द सिस्टम। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें सिस्टम के अंदर से हीट बाहर जाती है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इसके कुछ पॉइंट्स आपको याद करने हैं, क्योंकि अगर एक्सो और एंडो में डिफरेंस आ जाए तो टेबुलर फॉर्म में आपको 3 से 4 डिफरेंस इनके आने चाहिए। तो दूसरा पॉइंट आप लिखोगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहां पे भी होता है वहां पे हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट्स लेस होता है और हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट्स ज्यादा होता है, तभी जाके आपके पास रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक नेचर शो कर सकता है। जहां भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा वहां पे साइन हम किसका लगाएंगे, हमेशा नेगेटिव का लगाएंगे, एनर्जी रिलीज होने का। और एग्जाम्पल में आपने कोट किया है कार्बन
को जब बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और इस रिएक्शन से आपको 393.7 किलो जॉल पर मोल एनर्जी मिलती है। यानी कि इस रिएक्शन का जो इंथैल्पी चेंज है वो 393.7 किलो जॉल पर मोल है। और ये माइनस का साइन यहाँ पे शो कर रहा है कि ये रिएक्शन आपके पास क्या है, एक्सोथर्मिक है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि जहाँ कहीं भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है वहाँ पे सिस्टम का जो टेम्परेचर है, सिस्टम का टेम्परेचर वो बेटा इंक्रीज करता है। ये आपने याद रखना है, सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तभी हीट सिस्टम के अंदर से बाहर आएगी। दैट्स वाई जहां भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा वहां पे सिस्टम का अपना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ठीक हो गया जी। अब दूसरी तरफ अगर हम आते हैं तो इसी एक्सोथर्मिक का हमने एक ग्राफ बनाना है। ग्राफिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे देखा क्योंकि रिएक्टेंट्स की इंथैल्पी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ज्यादा होती है और रिएक्टेंट्स अपने अंदर से इंथैल्पी या एनर्जी को रिलीज करेंगे और फिर प्रोडक्ट्स बनेंगे और प्रोडक्ट्स की एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, लेसर होगी। अब हमें पता है रिएक्शन मूव करता है रिएक्टेंट्स टूवर्ड्स प्रोडक्ट्स, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में आने के लिए उसने क्या किया, यहाँ से एनर्जी को रिलीज किया, डेसिपेट किया। तो इसी वजह से जो इस रिएक्शन की नेचर होगी वो एक्सोथर्मिक होगी क्योंकि यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है। और साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव का। जरा इसको भी देखते हैं कि नेगेटिव का साइन कैसे आएगा। यहाँ पे जो इंथैल्पी कंटेंट है रिएक्टेंट्स का उसको सपोज हम H1 से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोडक्ट्स को H2 से। तो हमें क्या करना है, हम डेल्टा H निकालने के लिए क्या करते होते हैं, प्रोडक्ट्स की इंथैल्पी में से रिएक्टेंट्स को माइनस करते हैं। तो H2 में से H1 को माइनस करेंगे। H2 क्या है, उसकी वैल्यू है कम। तो कम में से अगर हम ज्यादा, जिस जो कि रिएक्टेंट्स की इंथैल्पी है H1 वो ज्यादा है, कम में से अगर ज्यादा को माइनस करेंगे तो साइन क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव का आएगा। इसी वजह से यहाँ पे हम नेगेटिव का साइन इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक एंडोथर्मिक रिएक्शन की डिटेल कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की तरफ। एंडोथर्मिक रिएक्शन की भी पहले हम डेफिनेशन के लिए इसके वर्ड को समझते हैं। जो एंडो है, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, अंदर की तरफ, और जो थर्म है इसका मतलब क्या होता है, हीट, और एक का मतलब क्या होता है, प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट सिस्टम की इनसाइड अंदर की तरफ आती है उसे क्या कहोगे आप लोग, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं, रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। जब सिस्टम हीट को अपने अंदर अब्जॉर्ब करता है तो दैट रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इसके भी पॉइंट्स आते हैं कैसे कवर करने हैं। इसमें ये होता है कि जो हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट्स होता है वो ज्यादा होता है और रिएक्टेंट्स का जो कंटेंट होता है वो कम। इसका मतलब हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट हमने यहाँ पे ऊपर बनाना है। ये हमारे क्या है, अब प्रोडक्ट्स है, इसका भी ग्राफ बनाएंगे ना। और हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, कम होगा। तो रिएक्टेंट यहाँ पे नीचे बना दें आप इसके, ये रिएक्टेंट्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ से देखा जा सकता है कि रिएक्टेंट्स हैं कम एनर्जी पे, प्रोडक्ट्स हैं ज्यादा पे। तो रिएक्शन रिमूव करना होता है रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। अगर इस रिएक्शन को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो एनर्जी बढ़ानी होगी। एनर्जी बढ़ाने के लिए, क्योंकि रिएक्टेंट्स की एनर्जी तो कम है, तो ये क्या करेगा, एनर्जी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगा। इसी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आएगा। और अगेन पॉजिटिव के साइन को भी हम उस तरह से समझ लेते हैं कि प्रोडक्ट्स की एनर्जी को हमने क्या नाम दिया, रिएक्टेंट्स की एनर्जी को हमने नाम दिया H1 और प्रोडक्ट्स की इंथैल्पी यानी कि एनर्जी को नाम दिया H2। और डेल गेज निकालने के लिए हम क्या करते होते हैं, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स करते हैं। प्रोडक्ट्स क्या है, H2, इसकी इंथैल्पी, और रिएक्टेंट्स की क्या है, H1। अब प्रोडक्ट्स देखें ज्यादा इंथैल्पी पे, यानी कि ज्यादा वैल्यू में से, बड़ी वैल्यू में से कम वैल्यू को माइनस करना है। तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव है। इसी वजह से यहाँ पे हम पॉजिटिव का साइन लगाते हैं। उसके अलावा आप एंडोथर्मिक में कौन से पॉइंट कोट करोगे, एक तो साइन हम पॉजिटिव का लगाते हैं। दूसरा टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीज करता है। जहाँ पे भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज करता है, कम होता है। इसी वजह से वो सराउंडिंग से हीट को अब्जॉर्ब करता है। और इसकी एग्जाम्पल में आप कोट करोगे, अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, जब इसको वाटर में मिक्स किया जाता है तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करता है। यानी कि ये डिजोल्व होने के लिए हीट सराउंडिंग से अब्जॉर्ब करता है इस, और कितनी अब्जॉर्ब करता है, 16.2 किलो जॉल पर मोल। और ये पॉजिटिव का साइन शो कर रहा है कि ये रिएक्शन आपके पास एंडोथर्मिक है। यहाँ तक हमारा एंडो और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ओवरऑल ग्राफिकल आपका जो कंपैरिजन है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे 6.2 टॉपिक जो है वो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हमने बनानी है एंडो और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की ही। तो उसको भी हम यहीं पे साथ में कोड कर लेते हैं ताकि हमारा वो टॉपिक भी साथ में कवर हो जाए। उसमें एक और नई डेफिनेशन आपको बताई जा रही है। 6.2 में यानी कि आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में बस इतना बताना है
कि एक्सोथर्मिक का ग्राफ कैसे बनता है और एंडोथर्मिक का ग्राफ किस तरह से बनता है। उसमें एक और डेफिनेशन आपको बताई गई है, दैट इज EA, एक्टिवेशन एनर्जी। ये आपको लाजमी तौर पे पता होना चाहिए, एक अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है। आप इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हो, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज activation energy can be defined as it is the minimum amount of energy required to cross the energy barrier during a chemical reaction, that is called as activation energy। या आप इसको आसान अल्फाज में कह सकते हो कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये बैरियर क्या है, जरा बैरियर को समझते हैं, ये हमें ग्राफ से समझ आएगा। ये ऊपर वाला ग्राफ हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमें क्या करना होता है, प्रोडक्ट्स जिनकी इंथैल्पी कम हो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट्स हैं वो हमारे हाई एनर्जी पे होंगे यहाँ पे, और जो प्रोडक्ट्स हैं वो कम एनर्जी पे होंगे ऑलमोस्ट यहाँ पे। थोड़ा सा इनका आपने डिफरेंस यहाँ पे रहता है। जनरल जो है ना ग्राफ है, एक्स वाई एक्सिस पे आपने इंथैल्पी और जो एक्स एक्सिस है इस पे आप प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लोगे, ये आपने एक्सिस फिक्स कर दिए। सिमिलर इस ग्राफ में भी हम ऐसे ही करेंगे। तो हमने क्या करना है, हमने इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाया, तो रिएक्टेंट्स जो है आपस में कोलाइड करके एक ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं। ये यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट ऑब्टेन होती है यहाँ पे, और ये वो है, यानी कि रिएक्टेंट्स जब आपस में कोलाइड करके ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं तो ये एक एनर्जी का बैरियर बनता है। इस बैरियर को ओवरकम करने के लिए हर एक रिएक्शन के रिएक्टेंट्स को एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आप शो करोगे द गैप बिटवीन द reactants, energy of the reactants या enthalpy of reactants and transition state, that is called as activation energy, and the difference of enthalpies between the reactants and products, that is called as H या delta H of the reaction, change in enthalpy इसको आप कह सकते हो। यानी कि एक रिएक्शन के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जितना इंथैल्पी का डिफरेंस होगा अच्छे, उससे आप लोग क्या नाम दोगे, इंथैल्पी चेंज ऑफ दैट रिएक्शन। वही डिसाइड करेगा कि इस रिएक्शन से कितनी एनर्जी रिलीज या अब्सॉर्ब होगी। अब आगे हम बात करें कि ये तो हो गया हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ। अब यहाँ से भी उसी तरह से आप पॉजिटिव का साइन भी समझ सकते हो कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी को हमने H1 से इंथैल्पी को शो करना है, प्रोडक्ट्स की इंथैल्पी को H2 से। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि साइन कौन सा आएगा, उसके लिए आपने डेल्टा H फाइंड करना है, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स हैं H2 और रिएक्टेंट्स की इंथैल्पी है H1। तो स्मॉलर वैल्यूज में से ग्रेटर वैल्यू को जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आंसर आपका किस में आएगा, नेगेटिव में। तो इसी वजह से यहाँ पे भी साइन हमेशा हम एक्सोथर्मिक में उसी तरह से हमने कंपेयर किया कि एक्सोथर्मिक में हम साइन नेगेटिव का लगाएंगे। अब चलते हैं एंडोथर्मिक की एनर्जी प्रोफाइल की तरफ। तो एंडोथर्मिक के लिए आपने क्या करना है, रिएक्टेंट्स बनानी है पहले। रिएक्टेंट्स क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो रिएक्टेंट्स होंगे कम एनर्जी पे और प्रोडक्ट्स आपके क्या होंगे, ज्यादा एनर्जी पे, यहाँ पे ऑलमोस्ट। तो रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करके पहले ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे, ऑलमोस्ट यहाँ पे आपकी ट्रांजिशन स्टेट बनी, और फिर ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब अगेन यहाँ पे हमने बात करना है कि द डिफरेंस बिटवीन enthalpies of reactants and that transition state, that is called as activation energy। ये activation energy का बैरियर है, गैप है। और दूसरा जो आपके पास प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के दरमियान एनर्जी का गैप है, दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा H enthalpy। और यहाँ से भी आप साइन जो है ना निकाल सकते हो इजीली। इस एक्सिस पे हमें क्या रखना था, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ऑलरेडी हमने इसको मेंशन किया। अब रिएक्टेंट्स के इंथैल्पी को H1 से और प्रोडक्ट्स की इंथैल्पी को H2 से रिप्रेजेंट अगर किया जाए तो हम इस रिएक्शन का भी डेल्टा H फाइंड कर सकते हैं, जो कि होगा प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। अब प्रोडक्ट्स देखें जी, यहाँ पे प्रोडक्ट्स हमारे ज्यादा एनर्जी पर है, यानी कि ग्रेटर वैल्यू में से रिएक्टेंट्स की इंथैल्पी जो कि कम है, कम को माइनस करोगे तो आपके पास जो साइन आएगा या जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव में आएगी। इसी वजह से जहां भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है वहां पे हम जो साइन लगाते हैं वो पॉजिटिव का होता है, और जहां भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है वहां पे साइन हम हमेशा नेगेटिव का लगाते हैं। तो ये जो दिए वाले ग्राफ बनाए ना हमने एनर्जी डायग्राम्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन को कंपेयर कर रहे हो। जब कभी पुरानी बुक में ये लॉन्ग भी आ जाया करता था, तो जब इनका कंपैरिजन आ गया तो आपने ये वाले ग्राफ लाजमी तौर पे बनाने हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी या इंथैल्पी का चेंज कैसे आता है। यहाँ तक आज हमने कवर किया केमिकल एनर्जेटिक्स का 6.1 and 6.2 टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल कम अप विद द 6.3 टॉपिक। टिल देन अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।